मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए नियुक्ति पत्र। पंचायती राज विभाग के चयनित सहायक लेखाकारों को दिए गए नियुक्ति पत्र। कहा, उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए करे काम। हरिद्वार में होगा बीजेपी का लाभार्थी सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। लाभार्थियों को सम्मानित भी करेगी बीजेपी। बीजेपी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को दिया गया टिकट। पौड़ी और हरिद्वार सीट पर जल्द होगा फैसला। फिर ठंड से कांपा उत्तराखंड। कई इलाकों में देर रात से बारिश जारी। देहरादून, चकराता, मसूरी में जबरदस्त बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकारों और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए काम करें। प्रदेश के युवाओं को रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध हों और ये प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकारों के आज ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंचासीन हमारे पुरुला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अपर सचिव पंचायती राज श्री आलोक पांडे जी, निदेशक पंचायती राज, जिन्होंने बहुत विस्तार से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम सब के सामने विस्तृत बातें रखी, निधि यादव जी, एवं सभी हमारे पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे मंत्री जी के प्रतिनिधि किरण रतूड़ी जी, एवं सभी ऐसे चयनित अभ्यर्थी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबके चयन के लिए, आप सबकी नियुक्ति के लिए और साथ में मुख्य सेवक सदन में आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यहां पहुंचने पर आप सबका स्वागत भी करता हूं। और चूंकि नई जिम्मेदारी आप सबको मिल रही है और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए, कई हजार लोगों ने इस परीक्षा में, जो लिखित परीक्षा हुई होगी, उस परीक्षा में भाग लिया होगा और उस परीक्षा में आप सैकड़ों लोगों का 342 का चयन हुआ है। तो आप सब लोग, मैं सबसे पहले कहूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का और जिन लोगों ने भी आपका मार्गदर्शन किया है, उन सभी का आशीर्वाद है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप ही लोगों को यह अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी सच्ची लगन से, कड़ी मेहनत से और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, निपुणता से विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों के साथ बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से किस तरह से सुझाव लेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चिंतन मंथन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी इस बैठक में शामिल हुए। भाजपा हाईकमान ने अभी 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अब भाजपा का अगला फोकस संकल्प पत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित है। बैठक में यह तय किया गया कि आम लोगों के सुझाव के आधार पर भाजपा संकल्प पत्र बनाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा अपना संकल्प तैयार करेगी। प्रकोष्ठ हमारे यहाँ
समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम मनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपने कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज किस प्रकोष्ठ हमारी प्रदेश की बैठक है, प्रकोष्ठ का गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है। बहुत जल्दी मंडल स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन हो, हर प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों की रचना बने। रिटायर्ड कर्मचारी का विषय है तो रिटायर्ड कर्मचारी जितने बने हैं उनको सबका जोड़ना है। शिक्षक प्रकोष्ठ रिटायर्ड अध्यापक से ले वर्तमान अध्यापक हैं जो जुड़ सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उनको अपने साथ जोड़ना है। व्यवसायिक क्षेत्र में अनेकों गतिविधियों के लोग हैं, लघु उद्योग है, सब प्रकार के प्रकोष्ठ रचना के साथ ही बैठकें हमारी होती है। खबर लक्सर से है, जहां पर बजट सत्र से लौटे बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का लक्सर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक ने उनके क्षेत्र की समस्याओं को न सिर्फ बड़ी बेबाकी विधि पूर्वक सदन में उठाने का काम किया, बल्कि कई ज्वलंत मुद्दों पर अपने धाकड़ अंदाज में सरकार को घेरने का काम किया। पहाड़ के विधायकों को गैरसैंण के मसले पर आईना दिखाने का काम किया गया। इस मौके पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उन्होंने जो वादे क्षेत्र की जनता से किए थे उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो बात में बहुत ही साफगोई के साथ रखने का काम किया है। मैं किसान की बात की है, मजदूर की बात की है, आपदा की बात की है। जो सीएम ने हमारे से वादे करे थे जेके टायर में कि भाई आपका क्षेत्र घोषित करेंगे, 3 महीने का बिल माफ होगा, 3 महीने का ब्याज माफ होगा, वो नहीं हुआ। वो बात भी मैं उठाई है। ये बात अलग है कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती। सरकार को बजट सत्र कम से कम 15 दिन चलाना चाहिए। उन्होंने 3 दिन ही वर्कडे हुए हैं, उन्हीं पे समाप्त करने का काम किया है। जबकि विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे मैं बसपा का था या कोई निर्दलीय था या सब सम्मान्य विधायक बीजेपी के थे, सबने शांति के साथ में सदन को चलने दिया है और अपनी बात रखी है। लेकिन सरकार, मैं समझता हूं कि सदन को फेस नहीं कर पा रही। उनके पास विधायकों के जो जनता के मुद्दे हैं जुड़े हुए, उनका जवाब नहीं है, इसलिए सरकार भागने का काम कर। बजट को लेकर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि प्रदेश के बजट से रुड़की विधानसभा क्षेत्र का ही चहुमुखी विकास होगा। इस बजट में बेरोजगारों को रोजगार, विकास के क्षेत्र में नए आयाम व विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम का सौंदर्यीकरण, सोनाली नदी पर पुल और अन्य कई विकास योजनाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही उन्होंने रोडवेज बस अड्डे के स्थानांतरण के साथ ही सीवर लाइन की जांच का भी मुद्दा उठाया। 2024-25 अभी आहूत हुआ था और कल ही उसका समापन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विधायक अपने शहर की जनता की आवाज उठा सकते हैं। तो मैंने इस बार उनके काफी मुद्दे उठाए हैं, जिसमें सोनाली नदी पुल से लेकर और सीवर की जो जांच होनी है एडीबी की, उसके अलावा बस स्टैंड की जो दिक्कत है, यहाँ शिफ्ट करने की लोग बस नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ट्रैफिक लाइट्स की काफी समस्या मैंने उजागर करी और सभी का संज्ञान लिया। अगर मैं सोचता हूँ कि जनता के काम जल्दी होंगे। और स्टेडियम का भी हमारा जो जीर्ण पड़ा है, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, अब तक जो अधिकारी उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और उसको नहीं, उसका टेंडर निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में भी 300 के तहत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी द्वारा आम जनता से संपर्क अभियान को लेकर और साथ ही लगातार विचार विमर्श किए जा रहे हैं और बृहद स्तर पर करने के लिए काम किए जाने के लिए लगातार निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और योजनाओं का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उन्हें चिन्हित कर सम्मानित किया जाएगा। 5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह
हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा जो संगठनात्मक जिला है, लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला, एक रुड़की जिला। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर सुपर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हम बक्सर में करेंगे और रुड़की के सभी विधानसभा का हम मंगलौर में उस कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में हम जहां लाभार्थी का सम्मान करेंगे, उसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव तक पहुंचाने का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यकर्ताओं से किया जाए। मानदेय व अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने भारी बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मात्र 9,000 रुपये महीना मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सरकार से 18,000 रुपये मानदेय करने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चों को लेकर भी पहुंची। आंगनबाड़ियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हड़ताल में बैठे हैं, सरकार हमारी बातें को नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा आगे को भी। प्रथम यही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए। आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ओला उबेर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में कई वर्षों से ओला उबेर टैक्सी का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और आरटीओ सुनील शर्मा को अपने पद का दुरुपयोग करने पर इनको पद से हटाया जाए। जब तक सीबीआई की जांच पूरी ना हो जाए तब तक ओला उबेर के लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। वर्षों से अगर संचालन हो रहा है और आरटीओ के, अगर हम तो सीधा कहेंगे कि आरटीओ का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इनकी खुद की 2020 की ऑन डिमांड नियमावली है, उसमें सिर्फ जो है टैक्सी संचालन की बात की गई है। और यहाँ पर ओला उबर द्वारा जो है ऑटो को भी अधिकृत करके ऑटो को भी अपने संरक्षण में चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा पैसा जो ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इतना मिलना था, जो इनके द्वारा जो है ओला उबर कंपनी के द्वारा बिना नियमों के तहत, बिना लाइसेंस लिए जो इन्होंने इतना कमीशन जो है, इतनी लाखों करोड़ों रुपए की जो कमीशन इनके द्वारा जो खाई गई है, हमारी सरकार से मांग है कि इनसे वसूली जाए और इस पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और इसमें जब तक सीबीआई की जांच हो जाए या कोई जांच ना हो जाए तो तब तक जो है ओला उबर को अब लाइसेंस ना दिया जाए। कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो हैं, हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या 2 व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। घाघरिया बेस कैंप पर इन दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा और वन संपदा की निगरानी रखने के साथ साथ पार्क के बफर जोन और प्रतिबंधित क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरतने के लिए पार्क कर्मचारियों की गश्ती बढ़ाई गई। बेस कैंप घाघरिया में इस बार मार्च माह की इस बर्फबारी ने बर्फ की पूरी सफेद चादर बिछा दी है। बर्फबारी के बीच घुटने तक बर्फ में डूबने के बाद भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की जाबाज पार्क वन कर्मियों की ये टीम से 2 से 3 फुट बर्फ में जान जोखिम में डालकर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की ओर लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन लगातार क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी
और मौसम विभाग द्वारा जारी उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर दरकने का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। हरिद्वार एसपी क्राइम ट्रैफिक पंकज गौरेला ने आगामी लोकसभा चुनाव निर्वाचन के लिए बाहर से आने वाले अर्धसैनिक बलों, पीएसी व होमगार्ड्स की आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पंकज गौरेला ने शांति व्यवस्था व फ्लैग मार्च हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शांति व्यवस्था, फ्लैग मार्च, निर्वाचन ड्यूटी हेतु बाहरी राज्यों से प्राप्त होने वाले अर्धसैनिक बल, पीएसी, होमगार्ड आदि की आवासीय व्यवस्था हेतु जनपद स्तर व थाना स्तर पर नियुक्ति की गई। वहीं लाइजनिंग अधिकारियों की मीटिंग ली गई। कोतवाली थाना स्तर पर चिन्हित किए गए। आगामी लोकसभा के निर्वाचन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनपद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका आगमन शुरू हो गया है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के रुकवाने के संबंध में किन किन एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो उनके लाइजन ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग कल यहाँ पे मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें उसको हर बिंदुओं पर निर्देशित किया गया है और उनको लाकर व्यवस्थित रूप से रुकवाना तथा उनको किस एरिया में क्या डोमिनेशन करना है इस संबंध में निर्देश दिया। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में महिला कांग्रेस ने नारी न्याय यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम में तमाम महिलाएं शामिल हुईं। साथ ही नारी न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में उधम सिंह नगर से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर, प्रदेश महासचिव सुनीता कश्यप और नगर अध्यक्ष सिमरनजीत कौर शामिल हुईं। जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों और महंगाई के मुद्दे पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि आगामी लोकसभा व निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। किच्छा जब पहुंची हूँ, कुछ मुद्दों को लेकर पहुंची हूँ, कुछ अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पहुंची हूँ और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहुंची हूँ कि इस समय जो हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाएं सबसे बड़ी इकाई के रूप में काम कर रही हैं और महिलाओं से कहने के लिए आई हूँ कि जो नारी न्याय सम्मेलन चल रहा है वो मैं ही ना आऊँ, मुझे आने की जरूरत ना पड़े, वो खुद भी कर सकती हैं। हर वार्ड में करें, हर ग्राम सभा में करें, नगर में करें। नारी न्याय सम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को मजबूत करना और लोकसभा चुनाव में पार्टी जिसके लिए भी डिसाइड करेगी, हम सब बहनें उसको मजबूती से लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर जो नारी न्याय सम्मेलन करने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, इस बीच में उन लोगों ने हम सभी को, प्रदेश के पदाधिकारियों को अभी देहरादून में बुलाया, हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें इस आह्वान के साथ भेजा है कि आप जाइए और प्रदेश लेवल पर, जिले में, ब्लॉक में, नगर में नारी न्याय सम्मेलन होना चाहिए। और नारी न्याय सम्मेलन क्या है, हम नारी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आज हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं न्याय का हक मिलने तक, जो आज हम सब महिलाएं, प्रदेश की पदाधिकारी सब यहाँ पर एकत्रित होके हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की पार्टी इतनी भ्रष्ट सरकार है जो कि आज हम महिलाएं खुल के चल नहीं सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे बलात्कार की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, आप हमारी रेसलर ले लीजिए साक्षी, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो न्याय के लिए तरस रही हैं। वहाँ पर जंतर मंतर पे आपका धरना दिया जाता है, जो अपने गोल्ड मेडल जो देश को लौटा रही हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जो महिलाओं का एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बच रही है और कहाँ से बेटी पढ़ रही है। आज हम सभी इकट्ठित हुए हैं क्योंकि जो ये पद यात्रा राहुल जी ने करी है उसके पीछे आज हम भी, महिलाओं का भी पूरा योगदान है। और आज से ही नहीं, जैसे रेखा सोनकर जी ने बताया कि ये पद यात्रा हमारी चलती आ रही है, जो आज किच्छा में आके फिर से अपना वो दिखा रही है कि योगदान है महिलाओं का। और नारी शक्ति, जो बिना नारी शक्ति के राजनीति का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नारी शक्ति को आज हम उनको समझाने आए हैं कि आओ हमारे साथ चलो और कांग्रेस को मजबूत करो। नारी एक गौरव है, सम्मान है, ना कि नारी एक शक्ति का दूसरा नाम है। और नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है और नारी शक्ति को सत्य सत्य प्रणाम है। और बिना नारी शक्ति के
कोई राजनीतिक नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कहीं प्रगति नहीं। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम लगातार रिश्वत लेते कर्मचारियों को और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने लगे हैं और हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि अभी कम संख्या में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में कावड़ यात्रा जोर पकड़ेगी। कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बता दें कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले हरिद्वार में शिव भक्तों की रौनक नजर आ रही है। हम शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं हम। हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है सर्दी की, इसलिए लेके जाते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी सब बराती बन के जाएंगे। हम पैदल जाएंगे, 7 दिन में जाएंगे, रात को विश्राम करेंगे, दिने दिने चलेंगे। बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कावड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ। वो तो आँखों में बसा हुआ है, वो तो दिल में बसा हुआ है। उसके लिए तो आँख बंद करके पता ही नहीं लगता। ये मुख्य शिवरात्रि होती है। शिव और शक्ति का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने स्वयं वरदान दिया था। जो हमारा श्यामपुर थाना है कोतवाली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हमारे रूट्स हैं उनको हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर भी आवश्यक जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। एसपी सिटी इसमें नोडल ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में ये पूरा फोर्स इनको दिया जा चुका है। और जो मेन टाइम है 5 तारीख से 8 तारीख तक, उस समय मैक्सिमम फोर्स रहेगा। रूट डाइवर्जन का भी प्लान इसमें हम लोगों के द्वारा जारी किया जाएगा। कोटद्वार क्षेत्र की जनता के भाबर से जोड़ने वाली मालन नदी के पुल का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते साल बारिश के समय मालन नदी के पुल का हिस्सा पानी के तेज बहाव के चलते ढह गया था, जिसके निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रही थीं, जो कि अब जल्द बनने जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हुए फूलों की माला से उनका स्वागत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।